नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले गाजा पट्टी को लेकर तैयार हो रहे उस न्यूक्लियर माहौल की बात करेंगे जिसमें अमेरिका ने इजराइल के परमाणु हथियारों को खतरे में बताया है। दावा है कि हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोही इन पर कब्जा कर सकते हैं। एर्दोआन और नेतन्याहू ने भी एक दूसरे को परमाणु तेवर दिखा दिए हैं। फिर हमास पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला आपको दिखाएंगे। इस बार इजराइल ने सीधे हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर एयर स्ट्राइक की है। इस मिसाइल अटैक में क्या नुकसान हुआ और हमास इसका जवाब कैसे दे सकता है, ये भी आपको समझाएंगे। उसके बाद अल शिफा अस्पताल से आए वीडियो सबूत खोलेंगे। दावा है असल में यह अस्पताल हमास का हथियार डिपो था। यहां एमआरआई मशीनों से भी ग्रेनेड और AK-47 मिले हैं। हालांकि हमास का आरोप है कि यह हथियार मेडिकल सप्लाई करने के नाम पर IDF ने ही रखे हैं। फिर जिनपिंग बाइडेन की मुलाकात से बड़े टेंशन की बात होगी। बाइडेन ने जिनपिंग को खुलेआम तानाशाह कहा है। चीन का पारा इससे चढ़ा हुआ है। उसने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे जिनपिंग और बाइडेन के बीच कार वाली चर्चा भी खूब हुई है। इसका वीडियो हमारे पास मौजूद है, आज आप इसको जरूर देखिएगा। बड़ी चुनावी खबरों पर भी हमारी नजर है। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने वादा किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो फोर्स के साथ हर जिले में महिला थाना होगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार के घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा। आज राजस्थान के चुनावी रण में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जुबानी तीर चले। टोंक में रैली के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार में महिला अपराध तेजी से बढ़ा है। राहुल ने बीजेपी को जवाब दिया और कहा कि मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी है। और उत्तरकाशी में जिंदगी की जंग जारी है। सिलकैरा टनल में 40 मजदूर 120 घंटे से फंसे हुए हैं। अब अमेरिकन ऑगस्ट मशीन से ड्रिलिंग और रेस्क्यू शुरू हुआ है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने में 24 घंटे का वक्त और लग सकता है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इजराइल में पैदा हुए उस न्यूक्लियर खतरे की बात करते हैं जिसे लेकर बाइडेन से लेकर नेतन्याहू तक सभी चिंतित हैं और सबकी जुबान पर एक ही शब्द है और वो है परमाणु। हमास हिजबुल्ला का परमाणु प्लान लीक, गाजा में न्यूक्लियर टिक टिक। IDF ने विध्वंसक रुख अपनाया। हमास की संसद हानिये का घर उड़ाया। אתם זוכרים שאמרו לנו שלא נפרוץ לעזה? פרצנו. אמרו לנו שלא נגיע לפאתי העיר עזה. उत्तरी गाजा के कोने कोने में इजरायली टैंक। अब अल शिफा में आखिरी लड़ाई। And all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. अल शिफा में हमास के बारूदी सबूत। हमास बोला इजराइल मासूमों का कातिल। हूती हिजबुल्ला का ड्रोन प्रहार। US बना इजराइल का सुरक्षा कवच। Israeli Defense Forces acknowledges they have an obligation to use as much caution as they can. वॉर जोन के हर फ्रंट का अपडेट, TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में अब सबसे पहले बात करते हैं 41 दिनों से बारूद की आग में जल रही गाजा पट्टी की, जहां माहौल और भी विध्वंसक और विनाशक बन गया है क्योंकि अब चर्चा परमाणु बम की होने लगी है। सवाल है कि क्या इजराइल और हमास युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों की एंट्री होने वाली है? क्या इस युद्ध का अंत अब परमाणु बम से होगा? क्या हमास के लड़ाकों की नजर इजराइल के परमाणु ठिकानों पर है? क्या तेजी से अपने खात्मे की ओर जा रहे हमास का आखिरी दाव इजराइल के परमाणु बम वाले गुप्त ठिकानों पर कब्जा करना होगा? क्या इजराइल के परमाणु हथियार हमास के हाथ लगने वाले हैं? इन सवालों की वजह है एक रिपोर्ट
जिसमें अमेरिका की चिंता भी है, अमेरिका का डर भी है। युद्ध के बीच अचानक लिया गया अमेरिका का पूरी दुनिया को चौंका देने वाला फैसला भी है। इजराइल के परमाणु अड्डों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे हैं। ऑनलाइन अरबी अखबार के मुताबिक इजराइल में अमेरिका हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, ना ही किसी फील्ड ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। सिर्फ वो इजराइल के संवेदनशील परमाणु ठिकानों की सुरक्षा करेगा। अमेरिका को डर है कि इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हो सकता है। परमाणु बम या परमाणु हथियार एक ऐसा शब्द है जिसका जिक्र होते ही हिरोशिमा और नागासाकी वाला विध्वंस आंखों के सामने आ जाता है, जहां एक ऐसी तबाही हुई है जिसका असर आगे की कई पीढ़ियों तक देखने को मिला है। इजराइल और हमास में महायुद्ध के बीच अमेरिका की इस आशंका ने पूरी दुनिया में परमाणु डर ला दिया है। आपको बता दें, इस वक्त इजराइल में अमेरिका के 2000 सैनिक मौजूद हैं। इसके बाद भी अमेरिका और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है और ये सैनिक सिर्फ और सिर्फ इजराइल के परमाणु ठिकानों की पहरेदारी करेंगे। आपको बताते हैं वो कौन से 3 दुश्मन हैं जिन्हें लेकर यह डर है कि वो इजराइल के परमाणु अड्डों पर आक्रमण कर सकते हैं। दुश्मन नंबर 1 ये हमास, जिसके पिछले 41 दिनों से इजराइल युद्ध वो लड़ाई लड़ रहा है। गाजा में शायद ही कोई ठिकाना होगा जहां इजराइल ने हमला नहीं किया हो। हमास के हजारों कमांडर मारे जा चुके हैं। ऐसे में डर है हमास आखिर में परमाणु ठिकाने कब्जे करने का कहीं लास्ट जो दाव होता है वो ना चल दे। दुश्मन नंबर 2 है हिजबुल्लाह। जैसे जैसे हमास खात्मे की ओर बढ़ रहा है, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की हिमाकत बढ़ती जा रही है। अमेरिका को डर है कि हिजबुल्लाह भी इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। तीसरा दुश्मन है हूती विद्रोही, जो हमास और हिजबुल्लाह की तरफ इजराइल को लगातार आंखें दिखा रहे हैं। परमाणु आशंकाओं के बीच एक प्रश्न यह भी है कि आखिर इजराइल की एटमी शक्ति कितनी है और यह कितनी तबाही ला सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कभी परमाणु कार्यक्रम की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन दावा है कि इजराइल के पास 2 परमाणु अड्डे हैं। पहला है डिमोना परमाणु अड्डा, जो इजराइल की राजधानी यरूशलेम से 90 किलोमीटर दूर है। दूसरा है यवने परमाणु अड्डा, जिसको लेकर कहा जा रहा है ये रेगिस्तान के पास है। जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर अटैक किया, जिस तरीके से हमास की सड़क समंदर सुरंग वाली सुनियोजित तैयारी है, उससे यह अंदाजा लगाना आसान है कि हमास के पास इजराइल के परमाणु ठिकानों की जानकारी जरूर होगी। गाजा पट्टी की इस धरती पर अपने वजूद की आखिरी लड़ाई को लड़ रहे हमास के लड़ाके अब उनकी निगाह इस वक्त इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर है। लिहाजा अमेरिकी रिपोर्ट ये कहती है कि हमास के लड़ाके इजराइल के न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र पर भी हमला कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिका ने इन तमाम परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। आज की तारीख में जो भूमध्य सागर है उससे लेकर गाजा पट्टी की धरती है, इन तमाम इलाकों में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब अमेरिका बेहद सतर्क और बेहद चिंतित नजर आ रहा है। लिहाजा इजरायली फोर्सेस के साथ उसने न्यूक्लियर परमाणु स्थलों का बाकायदा न सिर्फ दौरा किया है, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी जिम्मा संभाल लिया है। इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट है, एक तो नागेव डेजर्ट में, एक तेल अवीव से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हमास हमला कर सकते हैं। ये खतरा देखा जाए तो काफ़ी जायज़ है। एक तरफ से हमास, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ से हूती, तो इसकी सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है। यही कारण है कि खबर मिल रही है कि अमेरिका ने भी अपने कुछ ट्रुप्स, एडिशनल ट्रुप्स वहाँ पर भेजे। अब इस लड़ाई को जब हमास हारता हुआ नजर आ रहा है, तो वो आखिरी अस्त्र के तौर पर इस पूरे मामले में इजराइल के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकता है। लिहाजा इनकी सुरक्षा का जिम्मा अब अमेरिका ने अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। संकट सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह और हूती नहीं है। कई ऐसे देश हैं जो ऐसे संगठनों को संरक्षण देते हैं। ऐसे संगठनों को हथियार से लेकर पैसे तक हर तरीके की मदद करते हैं। ये चिंता और भी ज्यादा भयानक तब हो जाती है जब ऐसे संरक्षक देश परमाणु संपन्न हो। उस देश का नाम है
ईरान, जिसे हमास और हिजबुल्लाह का मददगार माना जाता है। जब ईरान का नाम आ गया है तो आपको ईरान के परमाणु इरादों वाली विस्फोटक जानकारी भी दे देते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के खुलासे के मुताबिक ईरान ने तय सीमा से कई गुना ज्यादा यूरेनियम स्टॉक बढ़ाया हुआ है। ईरान ने 22 गुना यूरेनियम स्टॉक कर रखा है। ये साल 2015 के समझौते से ज्यादा यूरेनियम लिमिट है। इसमें भी 60% बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम है। यूरेनियम एनरिचमेंट 90% तक किया गया है। 90% यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। यूरेनियम लिमिट की बात करें तो 2015 में ईरान के पास 202.0 किलोग्राम यूरेनियम था। सितंबर 2023 में यह बढ़कर 691.3 किलोग्राम हो गया। यहीं 28 अक्टूबर को अगर हम बात करें 2023 को यह बढ़कर 4,486 किलोग्राम यूरेनियम हो गया। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में तनाव अपने चरम पर है। लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी आई है जो पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकती है। खबर यह है कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है और निर्धारित क्षमता से लगभग 22 गुना ज्यादा वो अपनी ताकत में इजाफा कर चुका है। हम इस वक्त इजराइल और गाजा पट्टी की उस भूमि पर मौजूद हैं जहां पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है और IAEA ने यह रिपोर्ट दी है। उसके मुताबिक 2015 की सौदे की सीमा जो थी उससे 22 गुना यूरेनियम ज्यादा इकट्ठा कर चुका है ईरान इस समय, जिसको लेकर बहुत ज्यादा तनाव व्याप्त है। जो रिपोर्ट आई है, जो त्रैमासिक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक IAEA ने अनुमान लगाया है कि 28 अक्टूबर तक ईरान का कुल समृद्ध जो यूरेनियम भंडार है वो 4,486 किलोग्राम था, जो कि सितंबर 2023 में अंतिम तिमाही रिपोर्ट के बाद 691 किलोग्राम हो गया है। 2015 के सौदे की सीमा 208 किलोग्राम निर्धारित की गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप का माहौल है। दुनिया जानती है कि ईरान इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है और कैसे तमाम ऐसे मुल्क जो टकराव के रास्ते पर है उनका सपोर्ट करता है। लेकिन उसकी ये तैयारी किस तरफ इशारा करती है, ये न सिर्फ चौंकाती है बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। परमाणु प्रहार की आशंका और भी प्रबल तब हो जाती है जब इसकी चर्चा हर तरफ होने लगे। एक तरफ अमेरिका इजराइल के न्यूक्लियर अड्डे को लेकर चिंता जता रहा है, दूसरी ओर तुर्की इसको लेकर इजराइल से जुबानी जंग में जुटा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली है, जो गाजा युद्ध के न्यूक्लियर माहौल को और भी बिगाड़ रही है। ये टकराव कैसे बढ़ा है, इसे दोनों नेताओं के बयानों के कीवर्ड से समझते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने आरोप लगाया है कि इजराइल के पास परमाणु बम है। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि तुर्की आतंकवादियों का मददगार है, चोरी चोरी उन्हें हथियार सप्लाई करता है। एर्दोआन ने नेतन्याहू से पूछा कि आपके पास कितने एटम बम हैं, बताओ, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि तुर्की शुरू से ही हमास के साथ है। एर्दोआन ने न सिर्फ इजराइल को आतंकी देश बोला बल्कि यह भी कहा कि हमास स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन है। नेतन्याहू का कहना है यह तुर्की का प्रोपेगेंडा है जो अब नहीं चलेगा। Böyle bir soykırımı yaptığı için bunları bir defa kesinlikle soykırım noktasında da bütün adımları atıp gerekli olan duyuruyu yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. There are forces that support the terrorists, and one of them is President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas. Has himself bombed Turkish villages inside Turkey itself, so we're not going to get any lectures from them.
और सत्ता में अब बात गाजा में इजराइल के उस ऑपरेशन की जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हैं, बड़े बड़े धमाके हैं और हमास की करतूतों की ऐसी बैलेंस शीट है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल की आर्मी इस वक्त गाजा के अल शिफा अस्पताल में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और अब उसने इस अस्पताल से हमास का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। इजराइल ने बताया कि कैसे गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल हमास के हथियारों का डिपो बना हुआ है, जहां उसने बहुत बड़ी तादाद में हथियार जमा कर रखे हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बाकायदा वीडियो सबूत पेश किया और दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल में अपने घातक हथियार छिपाकर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, कहीं पर मरीजों की आड़ में तो कहीं पर MRI मशीनों के पीछे बंदूक और ग्रेनेड रखे गए हैं। इसके अलावा इजराइल का यह भी दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर भी है, जहां बैठकर इजराइल पर हमले की रणनीति बनाई गई। आज इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किया गया 6 मिनट 59 सेकंड का एक वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो हमास के हमदर्द बने घूम रहे हैं, जो गाजा में आम लोगों की जान की दुहाई देते हुए हमास को कवर फायर दे रहे हैं। उन लोगों को आज देखना चाहिए कि जो हमास रॉकेट वर्षा करके इजराइल को खून खून कर देता है, वो कैसे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को अपनी ढाल बनाता है, मस्जिदों और अस्पतालों को हथियारों के गोदाम बनाता है और ये सब कुछ कैमरे पर है। और सीधे चलते हैं इस वक्त तेल अवीव, जहां मेरे सहयोगी विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, अभी तक की जो लड़ाई है, खासतौर से अल शिफा की हम बात कर रहे हैं, कितना दूर और है IDF अल शिफा पर पूरी तरीके से कब्जा करने में? देखिए, अल शिफा को तो 3 दिन पहले से ही घेरा जा चुका है और एक एक करके पूरे अल शिफा में ऑपरेशन जारी है IDF का। लेकिन दिक्कत यह है कि अस्पताल की बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है और किस कोने में कौन सा लड़ाका छिपा हुआ है ये नहीं पता है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। कल की तारीख में भी लगभग कल रात तक जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक मरीज, तीमारदार, डॉक्टरों को लेकर लगभग 9000 लोग आज भी अल शिफा अस्पताल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग बिल्डिंग्स में मौजूद है। लिहाजा दिक्कत यह हो रही है कि हर बिल्डिंग को सैनिटाइज करना, खाली कराना और उसके बाद बीच बीच में फायरिंग भी दोनों तरफ से हो रही है, तो मुश्किल है, वक्त लगेगा, लेकिन पूरी तरह से खाली कराने में भी समय लगेगा और उसके बाद ये कैसे इनसे मुक्त कराया जाए ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो वक्त तो लगना तय है, लेकिन ये जरूर है कि IDF इस पूरी अल शिफा पर अपना कब्जा चाहती है और उसके तरफ आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी। और अगर ऐसी स्थिति में हम देखें तो विपिन, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ये लड़ाई अल शिफा तक अभी सिमटी हुई है या फिर IDF के मोर्चे और भी कहीं खुले हुए हैं इसके अलावा? देखिए, अभी बहुत सारे मोर्चे हैं, क्यों अभी तो लड़ाई सिर्फ नॉर्थ गाजा में है, इसके बाद चैलेंजेस हैं कि साउथ गाजा में भी आपको फतेह करना पड़ेगा अगर आपको पूरे फिलिस्तीन से हमास को खत्म करना है। क्योंकि आज तक के राहुल जी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 11,000 से लेकर 14,000 तक टोटल जो कुल मारे गए लोगों की संख्या, जिसमें सिविलियंस भी शामिल है। अगर इन 14,000 को भी हमास के लड़ाके मान लें तो 50,000 के आसपास हमास के लड़ाकों की संख्या बताई गई थी, यह दावा किया गया था। 14,000 अगर माइनस कर दें, आज की तारीख में 36,000 लड़ाके हैं, वो कहां हैं? उनको ढूंढना, उनको मारना, उनको खत्म करना, ये बड़ा चैलेंज है जो कि इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वक्त लगेगा और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही भी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, ये पूरी जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, जब गाजा में इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने ऑपरेशन अल शिफा की शुरुआत की तो उन्हें अस्पताल के अंदर से हमास के कौन कौन से हथियार मिले और किस तरीके से हमास ने अल शिफा अस्पताल को अपना कमांड सेंटर बना लिया था। इजराइल को अस्पताल के अलग अलग हिस्सों से हमास के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला। इसमें 100 से ज्यादा ग्रेनेड शामिल हैं, जिन्हें हमास ने अस्पताल में छिपाकर रखा हुआ था। इसके अलावा मोटार सेल और AK-47 भी मिले हैं, जिन्हें MRI मशीन और दूसरी मशीनों के पीछे छिपाकर रखा गया था। इतना ही नहीं, अस्पताल में वेंटिलेशन के लिए जो शाफ्ट बनाए गए थे उनमें भी हमास ने अपने हथियार रखे हुए थे। अस्पताल के अंदर से हमास के लड़ाकों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बड़ी संख्या में मिलिट्री किट भी मिली है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ अस्पताल के अंदर भी हमास की सुरंगों के जाल का पता चला है, जिसके प्रवेश द्वार अस्पताल में है और एग्जिट पॉइंट अस्पताल से बाहर है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि गाजा के इस अस्पताल को हमास ने अपना कमांड सेंटर बना लिया था और यहीं से हमास के लड़ाके ऑपरेट किया करते थे। हालांकि इजराइल की इस थ्योरी के जवाब में और अपने बचाव में हमास ने कौन से नया वीडियो बम फोड़ा है और कैसे इजराइल पर बैकफायर किया है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले
इजराइल के ऑपरेशन अल शिफा पर एक रील देखिए जिसमें हमास के गुनाहों की गवाही। In the Shifa hospital, as you can see from the sign behind me, and all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa hospital. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. What you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip, for their illicit military purposes. MRI department, we found another grab bag. It's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of discs. נתנו בבית החולים אמצעי לחימה, חומרי מודיעין, טכנולוגיות צבאיות וציוד צבאי. בנוסף, הותרה מפקדה מבצעית, ובה אמצעי קשר וטכנולוגיות מבצעיות השייכות לחמאס. तो वीडियो सबूत सामने है। हमास का असली चेहरा कैमरे पर है। एक एक वीडियो में उसकी करतूत रिकॉर्ड है। फिर भी हमास ने इन सारे सबूतों से साफ इनकार कर दिया है और उल्टा इजराइल पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हमास का आरोप है कि जो हथियार गाजा के अल शिफा अस्पताल से मिले हैं, उन्हें पहले खुद इजराइल की डिफेंस फोर्स ने रखा और फिर दुनिया के सामने इसे हमास का बता दिया। हमास के मुताबिक मेडिकल सप्लाई के नाम पर जो बॉक्स अल शिफा अस्पताल में इजराइल ने पहुंचाए, असल में उसमें यही हथियार रखे गए थे जिन्हें वो हमास का बता रहा है। और वो बॉक्स और वो सामान इस वक्त आप देख भी रहे हैं, जिन्हें लेकर हमास का दावा है कि ये दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं बल्कि हथियार है। गाजा में हमास की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी सुरंगें, जो हमास के लिए इस जंग को लंबा खींचने का सबसे बड़ा जरिया है। ये सुरंगें हमास के लिए एक ऐसी ऑक्सीजन है जो उन्हें हर हालात में जिंदा रखती हैं। इन सुरंगों को खत्म करने में इजराइल को अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब आईडीएफ के 5 कदम हमास को खत्म करने का काम करेंगे। स्टेप 1 में सुरंगों का पता लगाने के लिए इजराइल की फोर्स रडार का इस्तेमाल करेगी। स्टेप 2 में सुरंगों का पता चलाने के बाद इजराइल की फोर्स अंडरग्राउंड बम का इस्तेमाल करेगी, जो सुरंगों में कई फीट नीचे जाने के बाद फटेंगे। इसके बाद स्पेशल ड्रिलिंग सिस्टम के जरिए सुरंग के अंदर जाने का रास्ता बनाया जाएगा। स्टेप 4 के तहत इजराइल की फोर्स सुरंग में स्पॉन्ज बम से हमला करेगी, यानी सुरंग के एक द्वार को इस बम के जरिए ब्लॉक कर दिया जाएगा और हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में फंस जाएंगे और फिर इजराइल की डिफेंस फोर्स सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों का खात्मा कर देगी। लेकिन इस प्लान के तहत
इजराइल के जवानों ने हमास के लिए एक सरप्राइज पैकेज भी तैयार किया, यानी हमास के लड़ाकों के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी। और ये काम करेंगे इजराइल के ड्रोन, डॉग और रोबोट। प्लान यह है कि सुरंगों का पता लगाने के बाद सबसे पहले ड्रोन अंदर जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि हमास के लड़ाके कहां छिपे हैं और उनके पास कितना गोला बारूद है। इजराइल के जवानों के आगे डॉग स्क्वाड फोर्स होगी, यानी इजरायली सेना के खोजी कुत्ते भी इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद इजराइल के जवानों के साथ ग्राउंड रोबोट अंदर जाएंगे, जो न सिर्फ सुरंगों को नष्ट कर पाएंगे बल्कि हमास के लड़ाकों पर भी हमला कर सकेंगे। और फिर जो हमास के लड़ाके बचेंगे उन्हें इजराइल की डिफेंस फोर्स के जवान खत्म कर देंगे। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमास के लड़ाके पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसका सबूत है आमने सामने की जंग जो इस वक्त गाजा में हमास और इजराइल के बीच लगातार चल रही है। तो ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की ताबड़तोड़ आग भी बरस रही है। आसमान से बरसता बारूद हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला रहा है और अब इजराइल ने हमास के संसद भवन को भी रेत का ढेर बना दिया। गाजा में इजराइल ने हमास संसद भवन पर मिसाइल से अग्निवर्षा की, इसका भी चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। इजराइल हमास को सिर्फ मार रहा है और गिन नहीं रहा है कितना बारूद वो उस पर बरसा चुका है और कितने बम, गोले, मिसाइल और मारने हैं। लेकिन आज इजराइल ने गाजा में जो किया वो हमास पर उसका अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, क्योंकि इस बार उसने सीधे हमास के आका इस्माइल हानिया के घर को टारगेट किया और उसे एक झटके में पाउडर में तब्दील कर दिया। अपने न्यूज मित्रों को हानिया के घर पर हमले का हम वीडियो दिखा देते हैं। दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क गाजा में हमले के लिए इजराइल को कोस रहे हैं। अब तक इजराइल को कवर फायर देने वाला अमेरिका भी उसे नसीहत दे रहा है कि वो हमले कम करे और अस्पतालों और स्कूलों को टारगेट करने से बचे। लेकिन नेतन्याहू ने अब तय कर लिया है कि वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। नेतन्याहू ने आज इजराइल के जवानों से मुलाकात की और एक बार फिर सौगंध दोहराई कि हमास का अंत अब अटल है और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि वो और उनकी आर्मी अब हमास के खात्मे के लिए कहीं भी जाएंगे और कुछ भी करेंगे। नेतन्याहू ने अपने जवानों से कहा कि गाजा में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सके हों। नेतन्याहू के मुताबिक हमें गाजा में ना घुसने की धमकी मिली, लेकिन इजराइल ने गाजा में घुसकर मारा है। इजराइल को अल-शिफा अस्पताल में नहीं घुसने को कहा गया, लेकिन उसके अंदर जाकर उसने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसके बाद नेतन्याहू ने फिर से यह प्रण लिया कि वो हमास तक पहुंचेंगे और उसको खत्म करके रहेंगे। अब गाजा में इजराइल ने अपने गुस्से के ऐसे बारूद का ढेर तैयार कर लिया है जिसके फटने से हमास का अंत तय है। इजराइल कैसे गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को आखिरी चरण की ओर बढ़ा रहा है और हमास को मिट्टी में मिला रहा है, ये सब कुछ एक विस्फोटक रील से आपको दिखाते हैं। इजराइल और हमास की युद्ध को छिड़े हुए आज 41 दिन पूरे हो चुके हैं और 41 दिन बाद भी TV9 भारतवर्ष युद्ध के मैदान पर टिका हुआ है और आज तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इजराइल की आखिरी सीमा सेड्रोट में मौजूद है और यहां से साफ तौर पर आप गाजा पट्टी की
धरती को देख सकते हैं जहां ये युद्ध अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉर जोन से जैसी खबरें आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि हमास अब ज्यादा दिनों तक इजराइल की सेना के सामने नहीं टिकेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 41 दिनों तक इजराइल ने भी काफी नुकसान झेला है। ऐसे में सवाल है क्या इस भीषण युद्ध के लिए जिम्मेदार सिर्फ हमास और इजराइल हैं या फिर वो देश भी हैं जो किसी क्रिकेट मैच के चीयर लीडर्स की भूमिका में लगे हुए हैं, दूर से ही तबाही का तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ कुछ हथियारों की मदद कर युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं और बाद में हाथ खींच ले रहे हैं। अगर कुछ देशों की बात करें तो उसमें पहला नाम ईरान का है, क्योंकि जंग के 40 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस्माइल हानिया को बताया कि ईरान हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा, लेकिन वो सीधे तौर पर युद्ध में दखल नहीं देगा। इसी तरीके से अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, हथियार भेज रहा है, कई युद्धपोत भी इजराइल के पास भूमध्य सागर में तैनात किए हैं, लेकिन गाजा में इजराइल के हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच से हमेशा गाजा में मानवाधिकार की वकालत अमेरिका करता रहा है। चीन का डबल स्टैंडर्ड भी दुनिया के सामने आ चुका है। चीन पर चोरी चोरी हमास को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। कई ड्रोन मिले जो चीन के बने थे, लेकिन जंग पर शी जिनपिंग हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते नजर आते हैं। ऐसा लगता है वो अपने हथियार के कारोबार में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का भी स्टाइल तमाशबीन वाला ही है। जबकि हमास के पास से नॉर्थ कोरिया में बने हथियार मिल चुके हैं, तब भी दुनिया को ऐसा दिखा रहा है कि उन्होंने इस जंग से उचित दूरी बनाई हुई है। तो आज आपने दिन भर बाइडेन और जिनपिंग के बीच हॉट टॉक यानी ज्वलनशील संवाद के बारे में सुना होगा। आपने बाइडेन का वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को तानाशाह बताया। इसके बाद तिलमिलाए जिनपिंग का जवाब भी सुना होगा। लेकिन सत्ता में अब जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो दोनों नेताओं के बीच हुई कार टॉक यानी कार वाली बातचीत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। कैलिफोर्निया में जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान जब दोनों नेता बाहर निकले तो बाकी बातों के अलावा कारों के बारे में भी दोनों के बीच में संवाद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति की कार को देखा तो वो इससे काफी प्रभावित नजर आए। शी जिनपिंग ने बाइडेन को अपनी कार दिखाई तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहने लगे, ये तो शानदार है। Oh, it's like that Cadillac we have over there. 就好像我的那个凯迪拉克一样。 International meetings, they fly those with me. You know what they call that car? 然后每一次我到外面去，这车都跟着我，你知道它叫什么吗？ They call it the Beast. 野兽。 Thank you. 感谢。 See you tomorrow. Thank you. दुनिया की ये दो महाशक्तिशाली नेता एक दूसरे के सामने मौजूद थे। कई बड़े बड़े एजेंडे पे बातचीत हुई, लेकिन जब दोनों बाहर निकले तो दोनों की बातचीत अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर हुई। जो बाइडेन ने बहुत आश्चर्य के साथ में शी जिनपिंग की गाड़ी को देखा, दरवाज़ा खोलकर अंदर भी देखा और बताया कि देखिए मेरे पास भी एक बहुत ही शानदार गाड़ी है जिसे बीस्ट कहते हैं। तो देखिए सबके बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।